हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये है ग्रेविटेशन। क्लास 10th का ये टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है। यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेविटेशन। अब सबसे पहले इस बात को समझिए कि ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है ना कि मान लीजिए एक यहाँ पे ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस हमने बना रखा है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो देखा गया कि ये ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, ये ऐसे गिरेगा। ठीक है, हमने हर ऑब्जेक्ट को देखा, भाई हर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऐसे ही गिर रहा है। हमने देखा कि ये कभी भी ऐसे नहीं गिरता है, मतलब इस डायरेक्शन में कभी नहीं आता है ऐसे। हर बार देखा कि बॉल यहाँ पे है और ये चीज नीचे गिर रहा है। ठीक है, और इसी पे एक स्टोरी भी है कि न्यूटन ने क्या देखा था, न्यूटन ने एप्पल को देखा था। ठीक है, ये स्टोरी बस सुनाने के लिए, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। तो हमने क्या देखा कि मान लो ये अगर अर्थ है, बहुत दूर से देखा जाए तो अर्थ गोल दिखाई देगा ना, हम लोग जमीन पे ही हैं इसलिए हमको अर्थ दिखाई देता है इस तरीके से। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पे एक बॉडी है तो क्या हो रहा है, वो नीचे ऐसे गिर रहा है। यहाँ पे मान लो एक बॉडी है तो इसके लिए, इस जगह के लिए ये ऊपर है ना, तो ये ऐसे गिर रहा है। सबको अगर पीछे एक्सटेंड किया जाए तो देखा गया कि अरे ये तो सेंटर पे मिल रहा है, अर्थ के सेंटर पे मिल रहा है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझ में आया कि मान लो यहाँ पे मास 1 था, ये मास 2 है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या समझ में आया कि अर्थ जो है हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। किधर, कौन से रास्ते में, तो टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ लाना चाहता है। बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भरा हुआ है इसलिए ये सेंटर पे नहीं ला पाया, लेकिन ये इसका रास्ता किधर था, सेंटर पे ले जाने वाला। हर जगह पे आप यहाँ पे भी मान लो तो अर्थ क्या कर रहा है, इसको ऐसे खींच रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे खींच रहा है तो इसका पाथ कौन सा होगा, पाथ होगा टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है कि द phenomena by which earth attract every body या every object toward its center, सेंटर की तरफ क्या करता है, हर अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी चीज को हम बोलते हैं अर्थ ग्रेविटी। ग्रेविटेशन नहीं, अभी हम क्या देख रहे हैं, अर्थ ग्रेविटी। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, पहले आप इसको कॉपी कर लो, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि अर्थ ग्रेविटी क्या होता है। यहां पे आप लिख दीजिएगा अर्थ ग्रेविटी। चलो कॉपी कर लो जल्दी से। ओके हो गया, चलो मिटा देता हूं। अब देखो काफी टाइम से ना इस टॉपिक पे चर्चा होती जा रही थी। पुराने समय में काफी टाइम से ये टॉपिक पे चर्चा हो रही थी, बहुत सारे डेटा कलेक्ट हो रहे थे। तो केपलर ने सबसे पहले जो है ना, केपलर ने क्या किया, इन चीजों को स्टडी किया कि कैसे कैसे डेटा हमारे पास आ रहे हैं। तो एक तो डेटा था कि भाई अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, ये एक डेटा था। इसी तरीके से ढेरों सारे डेटा थे। तो केपलर ने इन सबको स्टडी करके ना क्या किया, 3 नियम बनाए। तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं केपलर्स लॉज। ठीक है, केपलर ने क्या किया, 3 नियम बनाए। जो पहला जो नियम था, पहला नियम ये था कि अर्थ जो है, यहां पे बनाता हूं, पहला नियम था कि हर प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ घूमता है, जिसमें कि सन कहां पे होता है, सन यहां पे होता है। ठीक है, ये क्या है, ये है फोकस। फोकस, ये भी एक फोकस होता है। देखो जब आप हायर क्लासेज में जाओगे ना, जब आप 11th में पहुंच जाओगे, 12th में पहुंच जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक इलिप्स है। इलिप्स, ये गोल नहीं है, ये क्या है, इलिप्स है। तो इलिप्टिकल पाथ में क्या होते हैं, घूमते हैं। कौन घूमते हैं, प्लैनेट। सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं इलिप्टिकल पाथ में, जिसमें कि सन कहां हो सकता है, सन दोनों फोकस में से किसी एक जगह पे हो सकता है। यही अपना पहला नियम। तो लिख देते हैं इस बात को कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व around the sun in an elliptical path. Elliptical path, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलिप्स। ये जो गोला है ना, ये गोल जैसा दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं इलिप्स। तो बोलता है एवरी planet revolve around the sun in a elliptical path where sun is situated at one of its foci। फोकस का प्लूरल होता है फोकाई।
ठीक है, क्या हमने लिखा, यही है अपना पहला नियम, इसको याद रख लीजिएगा। क्या बोला है कि एवरी प्लैनेट, हर प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ घूमता है इन इलिप्टिकल पाथ वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकस। ठीक है, यही चीज आपने लिखा, कॉपी कर लीजिए इसको। फिर से हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ। चलो मिटा देता हूं। अच्छा, जब मैं बोलूं ना कि कॉपी करना है तो आप वीडियो को रोक के कॉपी करना, ठीक है, स्नैपशॉट वगैरह मत ले लेना उसका, स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट। आप लिखोगे नहीं तो रिवाइज नहीं हो पाएगा। चलो सेकेंड लॉ हम लोग देख रहे हैं। केपलर का ही सेकेंड जो नियम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना इस बात को ध्यान से। क्या बोलता है कि ये अपना इलिप्टिकल पाथ हो गया, यहां पे क्या है, सन है, ठीक है, और यहां पे मान लो प्लैनेट घूम रहा है। तो क्या बोलता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट होगा। देखो, मान लो मैं बोलूं कि टी टाइम में ये प्लैनेट कहां से कहां पहुंच गया, ए से बी, ऐसे घूमते घूमते ए से बी पहुंच गया। सेम टाइम पे ना सी से डी पहुंचेगा। कि क्यों सी से डी क्यों पहुंचा, यही क्यों पहुंचा, यहां क्यों नहीं, क्योंकि इन दोनों का ही एरिया क्या है, इक्वल है। ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, मतलब कि सेम टाइम में कुछ ऐसे घूमेंगे ये कि इक्वल एरिया बना पाए। देखो ये एरिया, ये पतला दिख रहा है लेकिन लंबा है ना, तो ये एरिया इज इक्वल टू ये मोटा वाला एरिया। क्या बोलते हैं इसको, लिख देता हूं, देखेंगे कि इन एन इक्वल interval of time every planet sweep out equal area। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई सेम टाइम में ये इतना दूर चला गया और उतना ही समय में ये बस इतना ही दूर चला पाया। तो हम क्या बोलेंगे कि प्लैनेट का, ऐसे लिखता हूं कि स्पीड ऑफ प्लैनेट इज नॉट सेम, स्पीड ऑफ प्लैनेट इज नॉट सेम थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, शॉर्टकट है ये, जर्नी का स्पेलिंग पूरा लिख देना, ये शॉर्टकट है। क्या बोला हमने कि स्पीड ऑफ प्लैनेट जो है ना हर जगह पे सेम नहीं होता है। जैसे देखो यहां पे क्या हुआ, बहुत दूर चला गया, इतना दूर पहुंच गया, और उतना ही समय में ये यहां पे इतना पहुंच रहा है, देख रहे हो। तो स्पीड अगर हर जगह सेम होता तो ये भी इतना ही दूरी कवर करता, मतलब शायद इतना बड़ा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो स्पीड हर जगह सेम नहीं होती है, हाँ हर जगह इक्वल एरिया स्वीप आउट होता है, केपलर ने बताया। समझ में आई ये बात कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट होगा, केपलर ने ये चीज बताया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड लॉ हम लोग को समझ में आ गया। दूसरी इसी से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आई कि स्पीड ऑफ प्लैनेट जो होता है वो हर जगह पे सेम नहीं होता है। अगर आप नजदीक रहोगे सन से, लिख देता हूं कि नियर द सन स्पीड क्या होगी, स्पीड जो है वो ज्यादा रहेगी, और फार अगर रहा तो फार द सन क्या होगा, स्पीड जो है कम रहेगी। देखो दूर था तो स्पीड क्या हुआ, बहुत कम, धीरे धीरे यहां तक पहुंचा, और अगर नजदीक था तो स्पीड बहुत ज्यादा थी। इन सब में क्या कहानी सेम रही कि एरिया इक्वल स्वीप आउट होगा, इस बात को भूलना नहीं है। ठीक है, इसलिए कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं। जल्दी से कॉपी कीजिए, सेकेंड लॉ भी अपना हो गया क्लियर। चलो हो गया, रोक के कॉपी करो। थर्ड लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड लॉ देखो, थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ बोलता है केपलर का कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब ये क्या है, टी क्या है, टी है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्या, ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है, मतलब एक बार घूमने का जो टाइम पीरियड है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आर क्या है, आर है डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलना मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट
फ्रॉम सन। सन से जो मीन डिस्टेंस है, जैसे देखो यहाँ पे एक हमने ऐसे बनाया हुआ था, ये सन है। अब कहीं पे इसकी दूरी कम है, कहीं पे इसकी दूरी ज़्यादा है, तो हमको कौन सी दूरी लेनी है, आर की जगह पे कौन सी दूरी लेना है, तो इन सब का मीन, ठीक है, इन सब का मीन हम मान लेंगे कि भाई ये गोल गोल घूम रहा है, उसका जो रेडियस होगा ना, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, और ये जो रेडियस है, ये जो दूरी है, इसको हम आर बोल देंगे। तो ये जो गोला बनाया हमने, ये क्यों बनाया, ताकि वो मीन निकाल पाए। मीन मतलब समझ रहे हो ना, एवरेज। यहाँ का मान लो 2 है, यहाँ का 5 है, तो दोनों का एवरेज कैसे मिलता है, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 3.5। तो ऐसे हम लोग मीन निकालते हैं। मीन निकालना आपको आता है। ये हो गया मीन डिस्टेंस फ्रॉम द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। ये आर की वैल्यू है। आर समझ में आ गया, टी समझ में आ गया, और नियम क्या है, नियम है T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। केपलर का तीसरा नियम। अब देखो केपलर के पास ना इन चीजों का प्रूफ नहीं था, ये तो न्यूटन बाद में आके इसको प्रूफ करके गया मैथमेटिकली, ठीक है, लेकिन केपलर ने ये नियम 3 आपको लिस्ट कर दिया था। ओके, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तीनों नियम आपको याद होने चाहिए। हो गया, करो जल्दी करो जल्दी। अच्छा एक चीज देखो, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि T² इज प्रोपोर्शनल टू R³ अगर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं T² अपॉन R³, ठीक है, और या ऐसे लिखो, पहले रुको, हम लोग लिखेंगे T² इज इक्वल टू एक कांस्टेंट K लिख देता हूं, R³। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं T² अपॉन R³ इज इक्वल टू K मीन्स व्हाट, K मीन्स कांस्टेंट। मतलब T² बाई R³ किसी भी प्लैनेट के लिए कांस्टेंट होता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक प्लैनेट का 1 वाला लिख दे रहा हूं, दूसरे का 2 वाला लिख रहा हूं। जैसे मान लो कि एक प्लैनेट इस ऑर्बिट में घूम रहा है, एक दूसरा प्लैनेट होगा जो ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है, ऐसे घूम रहा होगा। तो मान लो ये दूरी R है, R1 है, दिस इज R2, और मान लो इसको लगता होगा समय T1, इसको लगता होगा T2, तो हम क्या बोलेंगे, T1 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर अपॉन R1 का क्यूब इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर अपॉन R2 का क्यूब। सिमिलरली बहुत सारे हम लिख सकते हैं, ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, ये सब तो कांस्टेंट होते हैं। तो कहीं पे अगर हमारा ऐसा सवाल बनता है तो वहां पे आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। चलो जल्दी से कॉपी करो अभी। चलो हो गया कॉपी, आगे बढ़े। अब देखिए केपलर का तो नियम हम लोग को समझ में आ गई, इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक और टॉपिक है जो हम लोग को यहां पे करना चाहिए, वो है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। समझाता हूं क्या मतलब है। हम लोग का टॉपिक क्या है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। देखो सर्कुलर मोशन की क्या जरूरत पड़ गई, अगर ये इलिप्स में घूम रहा है तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ना हम इस इलिप्टिकल वाली चीजों को हम गोला मान लेते हैं, ठीक है, सर्कल मान लेते हैं। तो अगर ये मान लो सर्कल है तो प्लैनेट क्या कर रहा है, प्लैनेट घूम रहा है इसकी चारों तरफ, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये सिंप्लिसिटी के लिए हमने इलिप्स के जगह पे हटा के क्या कर लिया, सर्कल मान लिया है, और इसी पे हम सारे डेरिवेशंस करेंगे अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो अगर मान लो एक बॉडी क्या हो रहा है, एक प्लैनेट मान लो ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो हर जगह पे इसका देखो डायरेक्शन बदल रहा है, दिख रहा है आपको। ए पोजीशन पे डायरेक्शन था ऊपर की तरफ, बी पोजीशन पे क्या दिख रहा है आपको, इस तरफ, सी पोजीशन पे क्या दिख रहा है आपको, इस तरफ, और डी पे क्या दिख रहा है, इस तरफ। मतलब हर एक पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है। यहां पे डायरेक्शन ऐसे था, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये डायरेक्शन बदलने वाला काम पता है कौन करता है, फोर्स करता है। आपको पता है फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स चेंज इन डायमेंशन करता है, लिख देता हूं यहां पे, चेंज इन डायमेंशन कर सकता है, और क्या कर सकता है, चेंज इन डायरेक्शन करता है। 9th में ये सब चीजें आपने पढ़ा हुआ है। और क्या करता है, चेंज इन मोशन भी करता है, चेंज इन स्पीड लिख देता हूं, चेंज इन स्पीड कर देता है। और क्या करता है, चेंज ऑफ स्टेट भी करता है। रुका हुआ है तो फोर्स क्या कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है। चलती हुई चीज को क्या कर सकता है, फोर्स रोक सकता है। तो फोर्स का ये काम है। मतलब यहां पे अपने को समझनी क्या थी कि ये जो चेंज इन डायरेक्शन हुआ है ये कोई और नहीं, फोर्स कर रहा है। अब है कि फोर्स कर रहा है तो कौन सा फोर्स है, जवाब है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या कर रहा है, यहां पे चेंज इन डायरेक्शन कर रहा है, ठीक है। इसको कहीं पे लिस्ट कर लेना, यहां पे लिखता हूं।
तो ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल FC लिख दे रहा हूं, ठीक है, दिस इज FC सेंट्रीपेटल फोर्स। ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बॉडी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के टाइम पे ये जो चेंज होता है डायरेक्शन में, ये कौन फोर्स करता है? अब ये तो आपको समझ में आ गया कि फोर्स करता है। कौन सा फोर्स करता है? तो जवाब है कि सेंट्रीपेटल फोर्स करता है। सेंट्रीपेटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? चेंज ऑफ डायरेक्शन के लिए। अब है इसकी वैल्यू कितनी होती है? जवाब है इसकी वैल्यू होती है mv² अपॉन r। मास, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी एंड r इज व्हाट? r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सेंटर को हम क्या बोलेंगे? r। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो मैं इसको हटा देता हूं। क्या हो गया? mv² अपॉन r। यह है किसका फॉर्मूला? सेंट्रीपेटल फोर्स का। सेंट्रीपेटल फोर्स किधर लगता है? जवाब है टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ, इधर लग रहा है फोर्स, ठीक है। बार बार फोर्स इसको क्या कर रहा है? देखो ये ऐसे जाना चाहता था, ऐसे जाना चाहता था, इसको पकड़ के खींच लिया, इधर आओ। फिर ये ऐसे जाना चाहता था, फिर से पकड़ के खींच लिया, इधर आओ। फिर ऐसे टर्न हो गया, फिर क्या हुआ? फिर टर्न हो गया। तो हर बार क्या कर रहा है ना, डायरेक्शन खींच ले रहा है अपनी तरफ। देखो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स, नाम ही इसका सेंट्रीपेटल मतलब हो गया कि सेंटर सीकिंग, सेंटर को खोजने वाला, मतलब सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? सेंटर की तरफ वाला फोर्स। क्या काम करता है? जवाबी डायरेक्शन बदल देता है। क्या इससे स्पीड बदली है? इसकी जो वैल्यू थी, मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, क्या सेंट्रीपेटल फोर्स उसका स्पीड बदल पाएगा? जवाब है नहीं। क्यों नहीं बदल पाएगा? क्योंकि दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। जो होता है, कहां लिखूं मैं? यहां लिख देता हूं। दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। स्पीड लिख दो, चलो, डायरेक्शन ऑफ स्पीड। स्पीड का जो डायरेक्शन है ना, ये, या वेलोसिटी भी बोल सकते थे, जो भी इसका डायरेक्शन उससे परपेंडिकुलर लगता है। जब भी आपको पता है, जब भी फोर्स परपेंडिकुलर लगे, ठीक है, किससे? स्पीड से या वेलोसिटी से, तो वो उसकी वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को बढ़ाता घटाता नहीं है, बस डायरेक्शन बदलता है, ठीक है। तो हमने यही चीज किया यहां पे काम। सो आपको सेंट्रीपेटल फोर्स समझ में आ गया। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला है mv² अपॉन r, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इस चीज को। ओके, हो गया कॉपी। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी बात पे। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक बॉडी है या एक बॉल है, ये एक बॉल है, इसका मास है मान लो 200 ग्राम और इसकी रेडियस है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछा है कि बताइए कि यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स, अब धागे से मैंने बांध के घुमाया ना, तो धागे पे कितना टेंशन लग रहा होगा, मतलब फोर्स कितना लग रहा होगा। आपको हो सकता है कि धागा टूट भी जाए बहुत जोर से घुमाएंगे तो, लेकिन हमको बताइए कि यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि फोर्स ऑन द स्ट्रिंग। हम इस धागे से बांध के इसको घुमा रहे थे, तो बताइए उस धागे पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो धागे पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ये धागा ही तो क्या कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला पता है, कितना होता है, mv² अपॉन r। मास की वैल्यू कितनी है, 200 ग्राम। हमको चाहिए था किसमें, केजी में, तो हमने डिवाइड कर लिया किससे, 1000 से। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी मान लो यहाँ पे दे दूं मैं कि 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमने लिया 10 × 10, स्क्वायर था ना तो 2 बार लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, मीटर में। 100 से डिवाइड कर दिया, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। यहाँ पे अपना कितना बच रहा है, यहाँ पे आ रहा है 20, यहाँ पे आ रहा है 1/2, 1/2, 2 ऊपर चला गया, आंसर इज 40 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा होगा इस पे, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा धागे पे।
मान लो इस धागे की सहने की कैपेसिटी है 40, तो सह जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था। हम लोग को क्या चाहिए था, फोर्स ऑन द स्ट्रिंग चाहिए था। ये अपना क्या है, सॉल्यूशन हो गया। चलो नेक्स्ट मिटा देता हूं। अब एक सवाल है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्टोन टाइड बाय अ स्ट्रिंग which can bear a tension 40 न्यूटन। ठीक है, टेंशन कितना है, 40 न्यूटन। मास ऑफ द स्टोन जो है वो है 100 ग्राम का। ठीक है, और आपको वेलोसिटी चाहिए, सेफ वेलोसिटी, जिसमें वो क्या हो जाए कि नहीं टूटे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, जिसमें कि वो क्या हो जाए कि स्ट्रिंग नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे क्या बोला है कि हम लोग को चाहिए एफ एस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल, सीपी लिख देता हूं, चलो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगा जब, तो कब, जब ये 40 न्यूटन हो जाए, क्योंकि 40 से ऊपर तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ये। मास कितना है, 100 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। वेलोसिटी हमसे पूछा है, और आर कितना है, आर की वैल्यू कितनी है, आर मैंने नहीं दिया। अच्छा ठीक है, आर लिख देते हैं कि आर इज 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से कितना आता है, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, यहां पे आ गया 400। 400 का रूट कितना होता है, 400 का रूट कितना होता है 20 मीटर पर सेकेंड। ज़्यादा इसकी वेलोसिटी हो सकती है। इस वेलोसिटी के बियॉन्ड अगर घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, धागा टूट जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे हमने 2 न्यूमेरिकल्स ले लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक, ये लेक्चर अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो कुछ और टॉपिक हम लोग देखेंगे। थैंक यू।